नमस्ते छात्रों, शेखावाटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के बारे में कुछ टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी का अर्थ जानते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी या धरती, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी कि ज्योग्राफी में हम धरती का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये तो रहा इस शब्द का मतलब। और ये जियोग्राफी जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से जोड़ करके बना था, जियो और ग्राफी। इसका अध्ययन करने से पहले, हम किसी भी चीज का अध्ययन करने से पहले उसकी आकृति देखते हैं कि कैसी क्या आकृति है, क्या चीज के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं या किस चीज को हम समझना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय रखी है, जिसमें से न्यूटन महोदय ने इसका आकार नारंगी आकार का बताया है। इसी के साथ कोपरनिकस, एक जर्मन वैज्ञानिक भूवैज्ञानिक थे, कोपरनिकस। तो इन्होंने गेंद के समान अपना गेंद की आकृति की। गेंद की आकृति के समान आकार पृथ्वी का बताया है। इसके अलावा जॉन हर्शल, इन्होंने पृथ्वी की आकृति का जो नाम बताया वो था जियोड। ये जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सी एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में क्वेश्चन किए जाते हैं कि जॉन हर्शल ने पृथ्वी का आकार कैसा बताया। पर्टिकुलर शब्द पूछा जाता है और जिसका नाम है जियोड। इसी तरीके से कई बार न्यूटन के बारे में पूछ लिया जाता है कि न्यूटन महोदय ने पृथ्वी का आकार कैसा बताया है। तो पर्टिकुलर हमें ये वर्ड लिखना होगा कि नारंगी आकार का बताया है। अब देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस आकार को परिभाषित करता है। इसलिए बहुत सारे भूगोलवेत्ता मिलकर के एक जगह इकट्ठा होकर के उन्होंने ये बताया कि भाई सर्वमान्य सिद्धांत होने चाहिए कि कैसा हम बताएं। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने दो नाम सुझाए। एक तो था ग्लोब और दूसरा था लघुवक्ष, गोलाब। ग्लोब, जो कि हम स्कूलों में या कई तरीके के ऑफिसों में देखते हैं, वो ग्लोब जो एकदम ग्लोब पृथ्वी की आकृति का ही होता है। दूसरा लघुवक्ष ग्लोब, ये इसका मतलब होता है कि लघु प्लस एक्स, यानी कि जिसका एक्स है वो छोटा हो, वही लघुवक्ष है। और गोलाब का मतलब जो गोल हो। ठीक है, यानी कि जिसका अक्ष छोटा हो लेकिन गोल हो, ये इसका मतलब है। और ये दोनों सर्वमान्य सिद्धांतों के तहत हैं। यानी कि अगर किसी भी वैज्ञानिक का या भूगोलवेत्ता का हमें ये नाम ना दिए करके ये पूछा जाए कि इसके पृथ्वी की आकृति कैसी है, तब हम इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो करेंगे। अगर ये दोनों भी आ जाएं, पहली बात तो दोनों कभी आ ही नहीं सकते, और दोनों आ भी जाएं तो फिर ये नीचे वाला एकदम सही है। इसके बाद में
देखिए कि ये होने के बाद में हम इसके अक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या अक्ष है, क्या चीज है। तो अक्ष के बारे में हमें अध्ययन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये अक्ष कहाँ से आया और कैसे आया। तो अक्सर जहां वहां से आया, हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे जन्म से पहले की हो चुकी होती है। इसी तरीके से पृथ्वी के साथ भी एक घटना ऐसी थी कि जो पृथ्वी के जन्म से यानी उत्पत्ति से पहले की है, और वो है ध्रुव तारा। जहां पर भी पृथ्वी के जिस एंगल पर भी ध्रुव तारे का फोकस या जो सीधा प्रकाश गिरता है 90 डिग्री के एंगल पे गिरता है, वो कहलाता है उत्तरी ध्रुव। जैसे ये आपका ध्रुव तारा, और जहां इसका सीधा सीधा प्रकाश 90 डिग्री के एंगल पे गिरेगा, यानी कि इससे आगे ये वाली आकृति बनाएगा, इस पर यही स्थान होगा उत्तरी ध्रुव है। इसी उत्तरी ध्रुव की इसी पॉइंट से या इसी बिंदु से हम बीचों बीच पृथ्वी के एक लाइन खींचे, ड्रॉ करें, और वो सीधी की सीधी नीचे निकल जाए। ये स्थान होगा आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है सर, ये होगा आपका दक्षिणी ध्रुव है, और ये होगा आपका उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आने के बाद में अब हमें पृथ्वी की जो भौगोलिक गणनाएं करनी है, ये दो हमें पॉइंट मिल गए, बिंदु मिल गए। ये आने के बाद में अब हमें इसके अलग अलग तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ा भाग पृथ्वी का बिना छुए है और बिना हमें पता चले कि कौन से भाग में कहाँ है। अगर कोई इस बिंदु से ही ये मान के चले कि हम पूर्व में ये चीज कर रहे हैं, तो पूर्व भी तय करनी है हमें, पश्चिम भी तय करनी है हमें कि पश्चिम इधर है कि इधर है, पूर्व कौन सी। तो ये तय करने के लिए हमने पृथ्वी के कक्ष यानी कि वो रास्ता जिस रास्ते से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये मानिए सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इसी रास्ते से चक्कर लगाती है पूरे साल भर। 365 दिन यहाँ आने के बाद दोबारा से होते हैं, यहां से पूरे रास्ते चलती रहती। तो इस रास्ते का आधा भाग ऊपर और इसी रास्ते का आधा भाग नीचे, यानी कि इस कक्ष के समांतर हमने एक रेखा बनाई है, और वो रेखा हुई 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत वृत्त। इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यानी कि धरती के बीचों बीच की रेखा। ये रेखा हमने बनाई है, कहीं पृथ्वी पर नहीं है, काल्पनिक रेखा है। पूर्ण तरह से जो अक्षांश आएंगे वो पूरी तरीके से काल्पनिक है, धरती पर कहीं भी इनका अस्तित्व नहीं है। हमने अपनी सुविधा के लिए, किसी स्थान विशेष को जानने के लिए या किसी स्थान विशेष का तापमान जानने के लिए हमने ये रेखाएं खींची हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोब पर ही मिलेंगी, पृथ्वी पर इनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। अब साहब, यहां से यहां तक का एक कोण बना है, ये कोण है 90 डिग्री का। ठीक, अगर हम, क्वेश्चन बहुत बार आता है ये एक कि अक्षांश सब 90 ही क्यों उगते हैं, 90 डिग्री अक्षांश ही हमें उत्तर में, 90 डिग्री अक्षांश ही हमें दक्षिण में। इसका उत्तर अब ये आ रहा है कि यहां से लेकर के उत्तरी ध्रुव से लेकर के इसके 4 भाग बन गए पृथ्वी के, लेकिन चारों में से एक जो अंश है वो 90 डिग्री का ही है इसका, और इसको यहां से हमने यहां तक 1 डिग्री का कोण बना करके काटा है, दूसरा कोण काटा है,
तो इस तरीके से अगर हम कोण काटेंगे तो ये टोटल 90 कोण ही बनेंगे, 91 कोण नहीं बनेंगे, या 89 जो 89 कोण है वो नहीं रहेंगे, ये 90 ही आएंगे। इसीलिए सिर्फ अक्षांश 90 तक ही होते हैं, और ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। इसके अलावा एक दूसरी बात भी है इसमें कि अक्षांश सिर्फ 90 ही क्यों होते हैं, तो इसके पीछे का दूसरा रीजन भी यह है कि पृथ्वी पर सभी एक से दूसरे अक्षांश के बीच में जो तापमान पाया जाता है, जो वायुमंडल की घटनाएं पाई जाती हैं, आर्द्रता, तापमान, वर्षा का होना, गर्मी का होना, ये लगभग 1 डिग्री जो अक्षांश होते हैं उनके बीच में समान होते हैं। जैसे ये 2 डिग्री अक्षांश है और ये 3 डिग्री अक्षांश है, तो पृथ्वी के सभी भागों में लगभग इन दोनों के बीच में हर जगह है एक जैसी स्थिति ही पाई जाएगी। सिर्फ जो क्लाइमेट यानी कि जलवायु दशाएं हैं, वो पहली जलवायु दशा जैसे वर्षा का होना, उसके बाद में आर्द्रता, तापमान का घटना या बढ़ना, ये सारी की सारी चीजें सेम यानी समान रूप से पाई जाएंगी पृथ्वी के हर हिस्से में, इसी में भी, इसी में भी, इसमें भी, उसमें भी, इसमें भी, इस तरीके से ये पाई जाएंगी। इसलिए अगर हम इनको डिवाइड करें तो इनकी बीच की दूरी आती है 111.13 किलोमीटर। अगर इसी तरीके से हम डिवाइड करते करते देखें तो उतना ही आएगा, 90 ही आएगा। इसलिए ये दोनों तरीकों से सही होने के कारण इसको 90 डिग्री तक ही बांटा गया है। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती है? पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती है, 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, और ये एकदम गोल आकृति में होती है, पूर्ण रूप से गोलाकार। इस अक्ष के अंश टुकड़े होते चले गए ये सारे इस तरीके से। इसी तरीके से हम इस नीचे वाले पार्ट में भी कर लेते हैं। ये बने हैं अक्षांश का टोटल काल्पनिक रेखाएं हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं, ठीक। और इसके बाद में इनके बीच की दूरी ये है 111.13 किलोमीटर, इनके बीच की दूरी है। इनका काम क्या होता है? अक्षांश का प्रमुख काम क्या होता है? कई जगह लिखा जाता है कि स्थिति निर्धारण प्रमुख काम है। बिल्कुल स्थिति निर्धारण प्रमुख काम नहीं, सेकेंडरी काम है। इसके 2 काम होते हैं। पहला होता है किसी भी स्थान के ताप कटिबंधों को तय करना। पृथ्वी के किसी भी स्थान के ताप कटिबंधों को बंधों का निर्धारण करना। और इनका दूसरा काम होता है, वो होता है देशांतरों के साथ मिलकर के, अकेले नहीं करते। ये काम तो इनका अकेले का है, प्राइमरी काम है, करते हैं। लेकिन दूसरा काम होता है स्थिति का निर्धारण करना। ये इनका दूसरा सेकेंडरी काम है। ये काम तब पढ़ेंगे हम जब देशांतर इनके साथ पढ़ेंगे। देशांतरों के बाद में किसी भी स्थान की स्थिति को कैसे पता चलता है। अब हम गूगल वगैरह में देखते हैं तो ये वही स्थिति का बात बताती है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि अक्षांश के बीच में, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ 2 अक्षांश क्रमबद्ध रूप तरीके से, कोई भी 2 मान लीजिए आप, 2 क्रमबद्ध अक्षांशों के बीच के भाग को जोन कहते हैं। जोन यानी कटिबंध, इसका मतलब हिंदी में कटिबंध होता है। यानी कि 2 से 2 डिग्री
से 3 डिग्री के अक्षांश के बीच के भाग को जोन कहते हैं। इसके बाद में अब अगला काम आता है इनके देशांतरों का, कि देशांतर कैसे आए। हाँ, इनकी संख्या कितनी होती है, 0 से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ तक और 0 से लेकर के 90 डिग्री साउथ। ठीक है, यानी कि इनकी टोटल संख्या कितनी हुई है। हम संख्या पे जाएं तो 90 और 90 180 और 181 अक्षांश होते हैं। ठीक है, इसलिए 181 अक्षांश। अब अगली बात आती है इनके देशांतरों की। हमें देशांतरों की जरूरत क्यों पड़ी। पहली बात तो ये है, अक्षांश का मतलब था कि हमें पूरी पृथ्वी पर ताप कटिबंधों को बांटना था, या तापमान को बांटने के लिए, जिसमें ताप कटिबंधों में आपके आगे कि वायुमंडल के अंदर आर्द्रता कैसी है, वायुमंडल के अंदर तापमान कितना है, तापमान कितना घटता बढ़ता रहता है, इसके बाद में वर्षा कितनी होती है, ये हो गया। लेकिन देशांतर हमें क्यों चाहिए थे। कोई भी चीज है हमें क्यों चाहिए। आज हम बाइक लाने की सोच रहे हैं तो क्यों लाने की सोच रहे हैं, हमें किस काम आएगी। इसीलिए ये देशांतरों की आवश्यकता हमें टाइम के लिए जरूरत पड़ी, कि टाइम हमें पूरे देश में, आज भारत इतनी लंबा चौड़ा फैला हुआ है और उसमें हमें एक टाइम रखना तो कैसे रखेंगे। और अगर एक टाइम नहीं रख पाते हैं तो टाइम जोन बांटेंगे, वो कैसे बांटेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इन देशांतरों को टाइम निर्धारण के लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग, हम सुनते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, वो लगभग 4 बजे हो जाता है, और अपने यहाँ सूर्योदय होता है लगभग 5:30 बजे। अभी मई की बात कर रहा हूँ, ये मई के अंदर होता है। तो इतना आगे होकर के भी हमें हमारे देश में सेम टाइम कैसे रहता है, वही 10 उनकी घड़ियों में बजते हैं, वही 10 हमारी घड़ियों में बजते हैं, जबकि हमारे बीच में सूर्योदय का अंतर तो बहुत ज्यादा है। उनके यहाँ सूर्यास्त हो जाता है लगभग 5:30 बजे, अपने यहाँ हो पाता है 7 बजे के बाद में, 7:05 पे। तो इतना टाइम का डिफरेंस, इसी टाइम के डिफरेंस को मिटाने के लिए एक देश में अलग अलग स्थान पर अलग अलग टाइम ना हो, इसी के लिए ये निर्धारण किया गया। लेकिन दुनिया के कुछ बड़े राष्ट्र हैं जैसे रसिया, चाइना, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील, इन देशों में अलग अलग टाइम निर्धारण है, अलग अलग टाइम जोन्स हैं। क्योंकि रसिया जितना बड़ा देश तो पूरे 2 महाद्वीपों में आता है, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा टाइम जोन है, लगभग 8 टाइम जोन है। टाइम निर्धारण के लिए ये है। अब देशांतर कौन सी दिशा से कौन सी दिशा खींचे जाते हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं हैं पृथ्वी पर। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं कि ये कंप्लीट रूप से काल्पनिक हैं। अक्षांश तो पश्चिम से हम पूर्व की तरफ खींच रहे थे, पूरा वर्त बना रहे थे। ठीक है, लेकिन इनके विषय में एक अलग चीज आएगी। ये उत्तर से तो दक्षिण, ये पूर्व से पश्चिम थे ना, अक्षांश पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जा रहे थे, लेकिन देशांतर उत्तर से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक जाएंगे। उत्तरी ध्रुव से स्टार्ट होकर के दक्षिण ध्रुव तक के दोनों बिंदुओं को मिलाने का काम करेंगे। इसमें एक अक्षांश का मतलब होता था पूरा वर्त बन करके, गोला बन करके, और इसमें देशांतर का मतलब होगा आधा, यानी कि जो हिस्सा आपको सामने दिख रहा है उसमें एक ही देशांतर है। इसमें क्या होता था कि अपन ने यहां से एक देशांतर, जैसे ये 20 डिग्री देशांतर अक्षांश मैंने मान लिया, ठीक है, और ये 20 डिग्री अक्षांश मैंने मान लिया, तो ये पूरी पृथ्वी पर 20 डिग्री एक ही था। इसमें अलग अलग होंगे, ठीक है। इसमें अलग अलग कैसे होंगे ये देखते हैं। इसमें अलग अलग
यहां से लेकर के आधा वर्ग यहां तक गया, और वो सिर्फ एक ही देशांतर का प्रतिनिधित्व करेगा, ना कि इसके सामने। अगर अपोजिट साइड में दूसरा अक्षांश यहां से हमने खींचा तो दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। इस 0 डिग्री से, 0 डिग्री देशांतर से या ग्रीनविच रेखा से पूर्व साइड की तरफ जो ईस्ट लिखा हुआ, इस साइड की तरफ के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 180 तक यहां जाएंगे। और इधर भी यही होगा कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से करते करते 180 डिग्री वेस्ट या पश्चिम। इस तरीके से इनका निर्धारण होता है। ये अर्धवर्ताकार होते हैं देशांतर, जबकि अक्षांश पूर्ण वर्ताकार होते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? अगर हम उनके बीच की दूरी, अक्षांश के बीच की दूरी हम देख रहे थे 111.13 किलोमीटर, देशांतर के बीच की दूरी होती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, स्थिति वो भी समझने की कोशिश करें। यहाँ इसके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, लेकिन इसके बीच की दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा ऊपर जाकर के ये सारे एक पॉइंट पे मिलते हैं। इसलिए उत्तरी ध्रुव, जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं या फिर हम दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ये इनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है। अब इससे अगली बात, पृथ्वी का हमने इतना सा अध्ययन किया है कि अक्षांश 180 होते हैं, देशांतर 0 से लेकर के 180 ईस्ट और 0 से लेकर के 180 वेस्ट। कितने हुए? ये इनकी संख्या होती है केवल 360। 360 से ज्यादा नहीं होते हैं। हम अगर किसी गेंद को लेकर के, अपन बनाना एकदम गोलाकृति की, और हम गेंद को लेकर के हम ये देखें कि इसमें कितने डिग्री का कोण है, तो वो एकदम गोल होने के कारण उसमें भी 360 डिग्री के ही आते हैं। 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि ये 180 वाला है ईस्ट और 180 डिग्री वाला वेस्ट है, ये दोनों आकर के एक हो जाते हैं, एक ही सेम जगह पर आकर के मिलता है। इसलिए इन दोनों के अगर बीच में हम गैप रख देंगे तो टाइम का जो निर्धारण करेंगे उसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए ये सिर्फ लिखने को लिखते हैं कि 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, बाकी 180 और 0 एक ही होते हैं, दोनों में एक ही। इसलिए यहां से स्टार्ट होती है 1 2 से और 179 डिग्री तक। बाकी 180 का है वो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। इसलिए इनकी संख्या क्या होती है? 360 ही होती है। उनकी संख्या कई बार कई तरीके से गिनती करें, 3 तरीकों से उनकी गिनती होती है, इसलिए उनकी संख्या अलग अलग आती है। ठीक है, अब इनका प्रमुख निर्धारण टाइम का। अब आते हैं हम स्थिति निर्धारण पे। अक्षांश का प्रमुख काम था ताप कटिबंधों का निर्धारण करना, ठीक है, और इसका प्रमुख काम है टाइम को निर्धारण करना, किसी भी स्थान के टाइम को निर्धारण करना। अब आते हैं हम स्थिति पर कि स्थिति कैसे बताते हैं। आज हम कई जगह जाने के लिए हम गूगल का प्रयोग करते हैं कि गूगल मैप से हम जयपुर जाना है तो गूगल अपन जयपुर टाइप करते ही आ जाएगा, लेकिन उसके साथ एक चीज चलती है और वो चीज चलती है 68 डिग्री 5 मिनट ईस्ट
और 28 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। ये एक मैंने एग्जाम्पल से बताया है कि ये चलता है साथ में, आप खुद इस चीज को देखिएगा। तो ये दोनों चीजें चलती है। ये क्या है? ये किसी भी स्थान की, जैसे हमने माना है कि जयपुर, तो जयपुर इन दोनों अक्षांशों पे यहाँ, इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्थित है। अब इनमें से कौन सा अक्षांश और कौन सा देशांतर है ये हमें तय करना होता है, क्योंकि हमने लिखा है कि ये, लेकिन ये कहाँ मिलेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से 0 डिग्री ये वाली जो रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा है। अब हम इसका निर्धारण कर सकते हैं। जैसे 68 डिग्री ईस्ट में चलना है, तो 68 डिग्री ईस्ट में चलने के लिए हम ये मान के चलें कि यहाँ है 68 डिग्री, ये वाली जो रेखा है ये 68 डिग्री की चल रही है साहब। अब 28.7 डिग्री एंड यानी नॉर्थ, ये 28.7 डिग्री नॉर्थ ये तय करेगा कि ये 28.7 डिग्री की रेखा है और यहां से चल रही है। तो इसका मतलब ये धरती पर ये पॉइंट यहां है और हमें यहां जाना है। आप यहां खड़े थे और यहां से अब आपको यहां जाना है। इस तरीके से स्थिति का निर्धारण करते हैं, यानी कि किसी भी स्थान की जो स्थिति होती है उसको बताने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम स्थिति का निर्धारण करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ पर धरती के इस भाग में खड़े हैं और हमें यहाँ पहुंचना। इसी तरीके से अगर कोई इंसान को आने वाले टाइम में यही होगा कि हमें 45 डिग्री ईस्ट पे जाना है, तो अब आप सब बताओ कि 45 डिग्री ईस्ट कहां से होगा। इसमें अंदाज लगाएं हम। देखिए छोटा है, समझने के लिए है, तो इसलिए हम एक अंदाज लगाएंगे कि सर 45 डिग्री की रेखा ये लंबी है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर है। अब हम पूरी पृथ्वी पर 45 डिग्री ईस्ट पे नहीं जा सकते। इसके लिए हमें साथ में देशांतरों की जरूरत पड़ती है। उस टाइम भी मैंने ये बताया था कि देशांतरों का प्रमुख काम होता है कि ताप कटिबंधों का निर्धारण, लेकिन सेकेंडरी जो काम होता है उनका स्थिति निर्धारण में। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि 45 डिग्री ईस्ट, लेकिन इसके साथ साथ हम लिख दें कि 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, तो अब हम 40 डिग्री साउथ पे चले जाएंगे सीधे के सीधे कि हाँ ये वाली जो रेखा है ये 45 डिग्री ईस्ट की रेखा है और ये वो पॉइंट है जिसको दोनों एक जगह काट रहे हैं। अगर यही चीज मैंने यहां वेस्ट लिख दी होती, 45 डिग्री वेस्ट, तो ये रेखा ये नहीं होती। फिर 45 डिग्री वेस्ट वाली ये जो 0 की रेखा है ना, ये वाली 0 की, इससे पश्चिम साइड में हमें 45 डिग्री वाली रेखा, ये वाली इस वाली रेखा पे काम करना होता। और इसके साथ साथ 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश लिख दिया होता तो ये वाली जगह होती, ना कि ये वाली। इसलिए हमें ऐसा इस तरीके से हम स्थिति का निर्धारण करते हैं कि कौन सी जगह कहां पर है, कैसे है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 6 डिग्री 45 मिनट है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट, जबकि उसके बाद में तो काफी लंबा समुद्र निकल जाता है वहां से। इसीलिए हमें ये पता चल जाता है लेकिन कि यहाँ से भारत की स्थिति स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से ये चीजें हैं। अब कुछ समझ में आया आपको स्थिति और विस्तार के बारे में? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट लिख करके दोबारा पूछिएगा, बताएंगे। ठीक है, देशांतरों के मध्य भाग को, जैसे अक्षांश के मध्य भाग को जोन कहते थे, देशांतरों के मध्य भाग को गोर कहते हैं। जो क्रमशः देशांतर हैं, जैसे 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर,
3 डिग्री देशांतर, ये 2 वाला हो गया, ये 3 वाला, इन दोनों के बीच में, या फिर इन दोनों के बीच में, या फिर अगर 4 आए, लेकिन होने चाहिए क्रमबद्ध, तो इनके बीच के जो जगह है इसको गौर कहते हैं, यानी कि ये गौर। 1 डिग्री देशांतर, जैसे ये 3 डिग्री देशांतर है और ये 2 डिग्री देशांतर है, ये ईस्ट वाले ही आएंगे इस तरीके से, वेस्ट वाले तो इस तरीके से आएंगे वापस। एक डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा होगी, ये 2 डिग्री देशांतर और ये 3 डिग्री देशांतर, और ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है, अब इस 1 डिग्री से दूसरी डिग्री को पार करने में कितने टाइम का अंतर आता है? ये आता है सर 4 मिनट का। अगर हम अभी इस देशांतर पर खड़े हैं और तुरंत हम इस देशांतर पे जाएं, यानी कि हवाई जहाज से जाएं चाहे किसी से जाएं, तो हमें 4 मिनट अपने इस घड़ी में क्या करनी होंगी, बढ़ानी होंगी। जो 4 मिनट पहले यहाँ 10:05 का टाइम है, AM का टाइम है, और यहाँ जो खड़ा व्यक्ति है दूसरे इस देशांतर पर, तो अगर उससे पूछेंगे तो वो ये कहेगा कि हमारे यहाँ तो 10:01 हुई है और AM का टाइम है। ये चीज जरूर है कि ये जो 4 मिनट का डिफरेंस है ये है। ठीक है, हर देशांतर को। अब अगले कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो इससे पूछ रहा है तो क्या होगा? हर में 4 मिनट जोड़ देंगे, 1 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और 4 24, यानी कि इसके और इसके टाइम के बीच में, यानी कि अगर ये कह रहा है कि हाँ मेरे पास तो अब 10 बजे हैं सुबह के, और इसके पास क्या टाइम हुआ है, तो कितना टाइम घटाएंगे हम? 24 मिनट, यानी कि 9:36 AM, 9:36 AM, यानी कि ये घटाएंगे। पूर्व से चलने के बाद में हम अपने टाइम में को घटाते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो इसको पूछ रहा है तो क्या होगा? तो ये होगा कि वही हम, जैसे यहाँ 11 बजे बता रहा है ये आदमी कि भाई मेरी घड़ी में इस टाइम 11 बजे है, तेरी घड़ी में कितने बजे हैं? तो वो बंदा ये बताएगा कि साहब मेरी घड़ी में इस वक्त 11:24 हो चुके हैं, यानी कि 4 मिनट का अंतर प्रत्येक देशांतर में आता है। इस तथ्य और विस्तार अब हम भारतीय जो देशांतर हमने पढ़े थे, उन्हीं जो अक्षांश और देशांतर हमने पढ़े थे, उन्हीं के आधार पर अब हम भारतीय स्थिति का निर्धारण करेंगे। कैसे करेंगे, क्या होगा? तो देखिए, हम पृथ्वी के ऊपर ग्लोब पर कहां से निर्धारण करेंगे? हमें भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का हमें ज्ञान होना चाहिए। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि अब हमें क्या करना चाहिए कि ये 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा थी या 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, इससे हमें किधर चलना है? इससे हमें किधर चलना है? इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि ये 0 डिग्री से ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है ये है उत्तरी गोलार्ध और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है कि गोले का आधा भाग, यानी कि ये पृथ्वी है जो अपने ग्लोब के रूप में या लघुवाक्ष गोलार्ध के रूप में पड़ी थी, का आधा भाग गोलार्ध,
यानी दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध का मतलब है कि इस वाले भाग में, और उत्तरी गोलार्ध का मतलब इस वाले भाग में। अब इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ, अब हमें इधर वाले जो अक्षांश हैं इन्हीं में जाना है, ऊपर वाले जो अक्षांश हैं, उत्तरी अक्षांश है, इन्हीं में देखना है। लेकिन इन्हीं में भी कौन सी जगह देखा है, इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, देशांतर चाहिए। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। साहब हमारे पास दोनों अक्षांश और देशांतर दोनों आ चुके हैं भारत के, कि अब हमें कौन सी दिशा में चलना है। यानी कि उत्तर के भी तो दो भाग थे, एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला भाग। अब हमें पता चल गया है कि कहाँ हमें जाना है। तो अब इसका मतलब हुआ कि ये वाला हिस्सा भी अब भारत, इस वाले हिस्से में भी भारत नहीं है, भारत है इस हिस्से में। अब देखिए कि 8 डिग्री 4 मिनट, अगर आप पर इसको 10 माने तो भारत कहां से होगा, यहां से। यानी कि ये रेखा होगी भारत के लिए कि यहां से भारत स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कौन सी जगह से, जब तक ये वाले देशांतर नहीं आएंगे। देशांतर बता रहे हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट, सब 68 डिग्री 7 मिनट की ये रेखा हमने ड्रॉ कर दी है। मान के चलें कि ये 68 डिग्री की रेखा है, 68 डिग्री देशांतर की और पूर्वी दिशा। साथ दोनों यहां मिल रहे हैं, इसका मतलब भारत यहां से तो स्टार्ट होता है, ठीक है। इस 8 डिग्री 4 मिनट से यहां से भारत स्टार्ट होकर के 68 डिग्री, यानी कि इस लाइन से ऊपर तक, ऊपर 37 डिग्री, ये आ गई आपकी 20, ये आ गई आपकी 30, ये आ गई आपकी 40, यानी कि यहां तक। अब हमें पता चल गया कि भारत की स्थिति यहां से यहां तक इस लाइन पे है, ठीक है। इससे आगे आप ये बताएंगे कि कितने डिग्री और इधर चलना है। तो 97 डिग्री, यानी कि अपन ये मान के चले कि 98 डिग्री की रेखा अपने एक और 98 डिग्री अक्षांश, सॉरी देशांतर, अक्षांश होते हैं कि 98 डिग्री नहीं होते, देशांतर ही होते हैं 98 डिग्री। और ये ईस्ट, यानी कि अब हमें पता चल गया कि भारत यहां से यहां तक वाले हिस्से में है, ठीक है। ये ऐसे अक्षांश और देशांतर ने तो यही बात बताई है कि ये वाली स्थिति है, ये भारत की है। अब हमें भारत का जो प्रादेशिक रूप और जो राजनीतिक रूप से बटा हुआ है, जो हमने बांटा है, ठीक है, उसका अलग से जो मैप बनेगा वो अलग होगा कि भाई इस तरीके से यहां से स्टार्ट होकर के ये हमने बांटा है। मतलब जो इंसान के द्वारा किया गया कार्य है कि भारत इतनी दूर में, इसके ऊपर चाइना है या इधर पाकिस्तान है। अब इसमें देखें तो आधे से ज्यादा तो पाकिस्तान आ चुका अपने पास, कब्जा करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से देखें तो चीन का आधा भारत भी अपने पास आ रहा है, कब्जा करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये स्थिति इस तरीके से निर्धारित की जाती है, स्थिति और विस्तार।